हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने होली को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। सबसे पहले तो सारे बच्चों के माता और पिता को हमारा प्रणाम। और अब आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पीछे देख लिया होगा कि भाई लिखा है कि क्लास 11th में कौन से सब्जेक्ट लें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर क्लास 11th की क्लास आप शुरू कब कर रहे हो। तो हर बात का जवाब देने इस वीडियो में हम बच्चों आप सभी के लिए आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हर चीज़ का जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहले सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई ये 11th की क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो चलो एक डेट फाइनल कर देते हैं कि जिससे हमारी 11th की क्लास फाइनली एक डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे सभी को पता है कि पिछले वर्ष आप लोगों ने 10th में देख लिया है कि भाई हम किस तरीके से आपको रेगुलर क्लास देते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई वो कौन सी डेट होगी जिससे हमारी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, उसके पहले मैं आप लोगों को यह भी बताता रहूंगा कि भाई किस तरीके से आप सभी को तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको कौन सी बुक लेनी है, क्या करना है, वो सब बता दूंगा मैं। लेकिन पहले डेट फाइनल कर लेते हैं। तो वो डेट हम आप सभी को बता देते हैं बच्चों। वो जो हमारी डेट है वो है क्या, 20। ठीक है, तो बच्चों 20 हम लोग मार्च से अपना 11th क्लास का जो भी हमारी क्लासेस हैं उनको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 मार्च से। 20 मार्च के पहले हम आप सभी को कुछ ऐसे वीडियोस देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आपको कौन सी किताबों को लेना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। राइट, तो हमने एक डेट फाइनल कर दी है कि भाई 20 मार्च से हम आप सभी की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग बच्चों यहां पे बात करते हैं कि हमें 11th के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी पहले जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जानकारी कौन सी होनी चाहिए, जरा ध्यान से हमारी बात को सुनो बच्चों। जब आप लोग क्लास 10th में थे, सभी को पता है कि जब आप लोग जो है क्लास 10th में थे तो आपके जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे, 6 सब्जेक्ट थे। लेकिन जैसे ही आप लोग क्लास 11th में आए हैं, आपके सब्जेक्ट की जो संख्या हो गई है वो हो गई है आपकी कितनी, 5। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये 5वां सब्जेक्ट। ये 5 हमारे सब्जेक्ट हो गए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, आपको हिंदी लेना ही पड़ेगा। राइट, अगर आप यूपी से हैं या बिहार से हैं या कहीं से भी हैं। राइट, तो इन 5 सब्जेक्ट में अब एक आपका हिंदी हो गया। दूसरा सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हो गया है हमारा क्या, इंग्लिश। ठीक है, अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट और बचते हैं। सबसे पहले हम कुछ ग्रुप को यहां पे लेके आए। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएम ग्रुप की। तो बच्चों पीसीएम की बात करें तो सभी को पता है कि सबसे पहले हमें फिजिक्स लेना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि बच्चों केमिस्ट्री अलग होती, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एक में होती थी, अब अलग अलग हो गई है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर हो गई हमारी क्या, बायोलॉजी और मैथ, है ना। यानी कि बायो हो गया और एक हो गया मैथ। अगर आप पीसीबी ग्रुप लेते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आपके ये सब्जेक्ट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैथ्स लूं तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। राइट बच्चों, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। इसका मतलब अब आपको यहां पे ये चूज करना है कि 11th में आप क्या लेते हो। अब मान लीजिए कुछ बच्चे जो है ना कॉमर्स में जाते हैं, तो अगर कुछ बच्चे यहां पे कॉमर्स में जा रहे हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अलग अलग सारे हो जाएंगे, जिसमें से हिंदी तो उन्हें पढ़नी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि 11th में अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए कि भाई मैं मैथ्स पढ़ूं। अब जो मैथ पढ़ेगा उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। राइट, या फिर हम लोग बायो पढ़ें, या फिर हम कॉमर्स में जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ पढ़ते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके साथ आपको पढ़ना होगा, और बाकी के 2 सब्जेक्ट। बायो पढ़ते हैं तो आपको फिर जो है यहां पे ध्यान देना होगा कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेनी होगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके लिए थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बच्चों। यहां पे हमारी कुछ बच्चियां होती हैं या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 10th में जो सब्जेक्ट उनका होता है वो आर्ट साइड, मीन्स की समझने की आप कोशिश करें कि होम साइंस होता है कुछ हमारी बच्चियों का, है ना।
तो अब वो बच्चियों को कोई भी कहीं से सजेशन दे देता है कि भाई ऐसा कर लो ना आप कि 11th में बायोलॉजी ले लो। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप बायोलॉजी मत लो, लेकिन आप अपने दिल से एक बार पूछो कि आपने क्लास 10th में आर्ट पढ़ा है, राइट? आर्ट मीन्स कि भाई आप लोगों ने होम साइंस के बारे में होम साइंस पढ़ा है। अब आप जब 11th में बायोलॉजी लोगे तो आप पढ़ लोगे क्योंकि आपने साइंस पढ़ा है, लेकिन आपको समस्या कहाँ होगी मैं बताता हूँ। समस्या आपको होगी फिजिक्स में। डेरिवेशन थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं क्लास 10th के तुलना में। 11th की फिजिक्स जमीन और आसमान का फर्क है बच्चों, ठीक है? तो आप ऐसे समझो कि वहाँ पे उन बच्चों को थोड़ी समस्या होगी। बाकी अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैथ्स अच्छी लग रही होती तो फिर 10th में आपने मैथ्स लिया होता। हाँ, बट आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आप मैनेज कर सकते हो तो भाई आप ले लो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई देखो, जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो बायो होंगे तो उनको ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मैथ नहीं पढ़ना होगा। और कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। 3 हमने यहाँ पे आपको प्लान बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि यार जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, है ना? कौन सी लाइन में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखो, मैं बच्चों ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं भी गांव से हूँ, है ना? तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? क्योंकि कहना अलग होता है और करना अलग होता है, सारे बच्चों को पता है। देखो, अगर हम बात करें मैथ्स की तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं इसमें जी का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सारी चीज़ें कहना, गलत नहीं है, लेकिन बच्चों इनमें ना बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों का सपना है कि मैं जी एग्ज़ाम को क्रैक करूं, यार उन्हें ना इस वर्ष से ही लग जाना है, क्योंकि अगर आपका 11th में मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री मजबूत नहीं हुआ तो जी के सपने टूट जाएंगे। इसलिए जी का एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो अभी से सोचना होगा, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 12th के बारे में 12th के बाद सोचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। ये चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। 12th के बाद आप जी का सपना मत देखना। अगर आपको जी का एग्जाम क्रैक करना है तो भाई यहां पे आओ। अब जी क्या है? मींस कि JEE, है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि भाई जो इसको क्रैक करेगा वो इंजीनियरिंग में जाएगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल्ड में अलग में बात कर लेंगे। अब बच्चों यहां पे आ गया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमारे कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीट की तरफ जाते हैं। मतलब ये मैं कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं जो हर बच्चे के जहन में होता है कि क्या करें। ठीक है, अभी इसमें एक पॉइंट और मैं लेके आऊंगा आर्ट वालों के लिए। ठीक है, तो बच्चों जी और नीट। अब मान लो जब मैथ्स में हम जी को क्रैक किए, या बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की बात करें तो नीट का एग्जाम बच्चे देते हैं। अब ये नीट के एग्जाम जब वो देने गए, 720 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ठीक है, इसके बारे में मुझे डिटेल में पता है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अब इसमें क्या होता है, आधे नंबर की तो आती है बायोलॉजी, और उसके बाद आधे के 2 पार्ट कर लो। एक पार्ट हो गया फिजिक्स, एक पार्ट हो गया केमिस्ट्री। अब यार समस्या क्या होती है कि जब यहां पे बच्चा 12th के बाद सोचता है कि यार मेरे को नीट क्रैक करना है, तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। अब पूछे क्यों? क्योंकि इस नीट के एग्जाम में जो बायोलॉजी आती है या फिजिक्स आती है या केमिस्ट्री आती है वो 11th और 12th की होती है। चेहरे पे मुस्कान आई होगी कि यार मैं तो क्रैक कर लूंगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और अगर आप नीट का सपना देख रहे हो तो आपको 11th की तैयारी नहीं करनी है, नीट की तैयारी करनी है। 11th ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं बट सच बोलने की आदत है ना? तो ये चीज को जरा ध्यान रखना। अगर आपको वास्तव में नीट क्रैक करना है तो आप बायोलॉजी का अच्छा टीचर चुनकर फिर आप 11th से लग जाओ। ठीक है, 12th के बाद डिसीजन मत लेना कि यार मेरे को नीट क्रैक करना है, फिर उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं। 100 में से 5-10% ही ऐसे होते हैं जो 12th के बाद अपना सपना बनाते हैं कि नीट क्रैक करना, और उनका नीट क्रैक होता है। नीट उन्हीं का क्रैक होता है, या नीट में वो ही क्रैक कर पाते हैं जो 11th से सोच लेते कि यार मेरे को नीट क्रैक करना है, तब क्रैक हो पाता है, राइट? अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। यार इसमें जो है CA वगैरह की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो कॉमर्स से अगर आपको पढ़ना है तो भाई इसके लिए एक अच्छा स्कूल होना जरूरी है और एक अच्छा टीचर होना जरूरी है। इसके टीचर थोड़ा सा आपको कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा टीचर मिल रहा है,
आप जिस स्कूल में जा रहे हो वहां पे अच्छा टीचर है तो कॉमर्स आप ले सकते हो, इनकी संख्या थोड़ी इनके कंपैरिजन में कम ही होती है। डन मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारी कुछ ऐसी बच्चियां होंगी जिन्होंने होम साइंस लिया होगा, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, या ऐसे हमारे कुछ बच्चियां होंगी, या मतलब बच्चे होंगे, तुम लोग बड़े हो गए हो। अगर हम बात करें आर्ट की तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, राइट। आर्ट्स साइड बोला जाता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि भाई कोई कोई सोशियोलॉजी ले लेता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि भाई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप IAS एग्जाम या UPSC को क्रैक करना चाहते हो तो ये स्ट्रीम आपके लिए बहुत बेटर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें जाके या इसमें जाके अपनी लाइन को चेंज करके UPSC क्रैक नहीं कर सकते हो, कर सकते, लेकिन आप डेफिनेटली अगर आर्ट साइड से जाओगे तो आपको चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलेगा। UPSC में क्या होता है कि आपको जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनना। आप मैथ्स के बाद भी जा सकते हो, ठीक है, मैथ्स के बाद भी जा सकते हो, आपको इंटरेस्ट है मैथ्स में, लेकिन अगर आप आर्ट से जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस साइड में जाने के बाद आपका मेन गोल जो होना है उससे भटकना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जाने के बाद UPSC का सपना देखा और यहाँ पे कूदे और उसके बाद वापस से आपको जंप करना पड़ेगा पीछे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अगर सपना UPSC का देखा है और इस लाइन में आप जाना चाहते हो, जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई जिस सपने के लिए आप यहां गए हो उसको भूलना मत, दिन रात एक करना, नहीं तो वापस से आप लोग फिर से जब पीछे आओगे तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत कष्टदायी होगा। ये चारों चीजें यहां पे मैंने खोलकर रख दी हैं, कुछ कुछ मैंने इनके बारे में बताया है, लेकिन सारी बातों में केवल मेरी एक ही बात आपने कॉमन ढूंढी होगी कि सर ने एक ही बात बोली है कि भाई सब कुछ अच्छा है, यदि आप करना चाहो तो सब कुछ अच्छा है। अब मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा जो आपको मानना पड़ेगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी साइट में जाओ, कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, लेकिन अपने दिल की आवाज ही सुनकर करना। मैंने जो बताया वो सिर्फ और सिर्फ आप सजेशन के तौर पे लेना। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अब हमारे पास समर वेकेशन के एक्स्ट्रा टाइम में हमें क्या पढ़ना होगा, जब तक अभी हमारा 10th का रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक मैं क्या करूं। सुनो, तब तक तो तुम जिस गोल की तरफ जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। सेकंड थिंग, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर है जहां पे कंप्यूटर सिखाया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं बहुत देसी भाषा का यूज करके आपको समझा रहा हूं कि आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर है भाई, आप जाके उसमें कंप्यूटर सीख सकते हो, ठीक है, कि आप कुछ कोई भी एक फंक्शन सीख सकते हो, वो क्या होगी, स्किल होगी आपकी, ठीक है। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो, ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो, आप जाके कुछ ऐसी चीजों को सीख सकते हो जो भाई इस सिलेबस से दूर की है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम आप दे सकते हो। हाँ, अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं कि वो आपको लैपटॉप या कुछ भी खरीद के दे सकते हैं तो आप खरीद लीजिए और इसके बाद अच्छे से आप जो है कुछ उसमें बेसिक चीज़ों को सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि स्कूल में क्या सिखाया जाता है वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। तो भाई ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे हमारे पास कि भाई 11th की क्लास कब से शुरू हो रही है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। मैंने कहा दिल की आवाज़ सुनकर चूज करना चाहिए, और उसके बाद समर वैकेशन के एक्स्ट्रा टाइम में हमें क्या पढ़ना होगा। मैं आपको एक बार फिर भी अलर्ट कर रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट चुनना, अपने दिल की आवाज़ सुनना, उसके बाद जो भी चुनना उसकी तरफ आप 100% दे के जाना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो कौन से सब्जेक्ट चुने, है ना। आपने शायद मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा 1 साल पहले का, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो अब इनमें से कुछ भी चुन सकता है, वो किसी भी लाइन किसी को चूज करके टीचर बन सकता है। वो टीचर उसी का बनेगा जिसको ये चूज करेगा, राइट। मान लीजिए किसी ने मैथ्स चुना तो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का टीचर बन सकता है, किसी ने बायो चुना
तो वो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर आप उसकी फिजिक्स मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग है तो, और केमिस्ट्री। ठीक है, तो वैसे बायो वाले या तो केमिस्ट्री के टीचर ज़्यादा होते हैं या फिर वो बायोलॉजी के टीचर ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स हमारे समझ में आए होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। 20 से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। हम आपको एक वीडियो इसके पहले और भी देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सी किताबों को आपको पढ़ना चाहिए, मार्केट से क्या परचेज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।